तो हाय एवरीवन, अगर बाकियों के जैसे आपको भी डर सता रहा है कि इंटरव्यू पैनल हमसे सवाल कैसा करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो। आपके जैसे 88% लोगों का भी यही डर है कि आखिर पैनल हमसे सवाल क्या करेगा। तो इंटरव्यू पैनल जो है वो आपकी 4 चीजों पे विशेष तरीके से ध्यान देता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट नॉलेज पे। आप जो भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो और जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हो, अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हो, टीजीटी के लिए जा रहे हो या फिर पीजीटी के लिए जा रहे हो, तो आपको आपके सब्जेक्ट पे प्रॉपर कमांड होना चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज के लिए पहले भी बताया था कि आप एनसीईआरटी पे डिपेंड करना। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हो, जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हो, आइदर टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए जा रहे हो, तो आप अपने सब्जेक्ट पे पूरी कमांड रखना। और पीआरटी के लिए एक प्रॉब्लम होती है कि पीआरटी का कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता, तो उनको सभी सब्जेक्ट प्रिपेयर करना होता है। तो पीआरटी अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे वो मैं आगे अपने वीडियो में प्रॉपर अच्छे तरीके से बता दूंगी। सेकंड, जो इंटरव्यूअर का ध्यान रहता है वो ये रहता है क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर, कि आप अपने क्लासरूम को कैसे मैनेज करते हो। थर्ड जो ध्यान रहता है वो रहता है आपकी टीचिंग मेथड पे, कि आप किस तरीके से बच्चों को टीच करते हो। उसके बाद फोर्थ जो है वो आपकी पर्सनल मतलब आपके हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जो आपसे पर्सनली रिलेटेड हो। जैसे कि जब वो आपसे बोलेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन का भी एक तरीका होता है। तरीके से कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो इंट्रोडक्शन में आप खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, आप किस प्लेस को बिलोंग करते हो वो इंट्रोड्यूस करोगे। उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई क्या की है तो उसको आपको डिसेंडिंग वे में इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, जैसे सबसे पहले सीटेट, फिर बीएड, फिर ग्रेजुएशन, फिर 12th, फिर 10th, इस तरीके से आपको नीचे आना है। अगर आप सीटेट बता रहे हो तो आपने कौन से ईयर में कितने परसेंटेज के साथ उसको क्वालिफाई किया है वो बताना है, या फिर कितने मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है। अगर आप ग्रेजुएशन के बारे में बता रहे हो तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस ईयर में किया है, क्या परसेंटेज के साथ किया है, किस सब्जेक्ट के साथ किया है। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज देना है। ठीक है, आप किस जगह से बिलोंग करते हो उससे रिलेटेड वो कुछ कनेक्ट करके पूछ लेंगे कि आपको उस प्लेस में क्या अच्छा लगता है। मैं जब इंटरव्यू पैनल के सामने गई थी और मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया था, तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि मेरे हस्बैंड सेल में वर्क करते हैं। मैंने मुझसे सेल का फुल फॉर्म भी पूछ लिया था कि सेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सब जो बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक जानकारी ये आपको होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट नॉलेज की बात करूँ तो सब्जेक्ट नॉलेज डीप तरीके से बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। उनको बस आपको एक लेवल पे क्वालिफाई करना होता है कि आप बच्चों को हैंडल कर पाओगे या नहीं, आपके पास थोड़ा नॉलेज है या नहीं। आपका डीप नॉलेज कभी भी वो चेक नहीं करते हैं। ठीक है, वो आपका केवीएस जो मेन एग्जाम है उसमें चेक किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप क्या करो, इंटरनेट पे जाकर के उस चैप्टर का एक समरी देख लो। में जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगा वो एक समरी वे में आ जाएगा, तो आप उसको 1 से 2 बार रीड कर लो। और आप ये हर एक चैप्टर के साथ करो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट के हर एक जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होता है आप उनके देखो। डेमो टीचिंग के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खुद से टॉपिक सिलेक्शन करने के लिए मिल जाता है। ठीक है, कि आप अपनी चॉइस का कोई भी एक टॉपिक पढ़ाइए। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि जैसे मान लो अगर हम प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो हमें पूरा प्लांट्स के बारे में ए टू जेड नहीं बताना है, हमें छोटा सा पॉइंट लेकर के जाना है। जैसे अगर हम प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं तो हम पार्ट ऑफ द प्लांट के बारे में बताएंगे, या फिर फंक्शंस ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट्स बताएंगे, या फिर फोटोसिंथेसिस बताएंगे। तो एक स्पेसिफिक टारगेट कर लेना, एक टॉपिक टारगेट कर लेना। पूरा चैप्टर आपको टारगेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मतलब 4 से 5 मिनट का डेमो देना है आपको, उससे ज्यादा नहीं। तो उसी 4 से 5 मिनट के लिए आप प्रिपेयर करना। ठीक है, अगर आप अपना टीएलएम बना करके ले जा सकते हो तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको सराउंडिंग से कनेक्ट करके बताना। हमेशा कभी भी क्लासरूम को जो है वो लेक्चर वे से प्रेजेंट मत करना, हमेशा आसपास के सराउंडिंग से उसको कनेक्ट करके बताना। उसके बाद हिस्ट्री में कुछ जो फेमस टॉपिक है, रिवॉल्ट है, बहुत सारे, मतलब ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये अभी ट्रेंडिंग रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो आप उससे कोई एक टॉपिक आप चूज कर सकते हो। जैसे कि मतलब अगर आप बात करो तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, और बहुत सारे मतलब कांग्रेस का जो फॉर्मेशन था उससे रिलेटेड कुछ था, तो वो सारे टॉपिक्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो ज्योग्राफी में कुछ कॉमन टॉपिक जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर्स, ये सबसे रिलेटेड, प्लेन से रिलेटेड, प्लेन्स क्या होता है, फिर माउंटेन मतलब क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्लाइमेट्स के बारे में, वेदर के बारे में, दोनों में अंतर क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में भी आपको प्रिपेयर, मतलब आपको बेसिक जितना भी आप देख लो कि आपकी क्लास में आपके सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक का एक बेसिक नॉलेज आप रख लो कि उस टॉपिक में क्या है, उस चैप्टर में क्या है, उसका एक बेसिक नॉलेज आप प्रिपेयर करके रख लो। कॉमन चैप्टर लेना, जैसे कि मान लो बायो है, तो बायो का कॉमन है सेल है, प्लांट्स फिजियोलॉजी है, या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी है। बहुत ज़्यादा प्रो लेवल पे मत चले जाना, क्योंकि वो डीप नॉलेज चेक नहीं करेंगे। ओके, तो लाइट में ही जो तुम्हारे माइंड में जो इस वक्त तुम ग्रास्प कर सकते हो, जो आप लोग ग्रास्प कर सकते हो, वो आप लाइट तरीके से जो आप कर सकते हो वो आप कर लेना। तो तीसरी बात पे तीसरे पॉइंट्स पे आते हैं टीचिंग मेथड का। तो टीचिंग मेथड मतलब क्या होता है कि मैंने आपको हमेशा बताया, पहले वीडियो में बताया कि लेक्चर मेथड को कंप्लीटली अवॉइड करना। ठीक है, लेक्चर मेथड काम नहीं करेगा वहाँ पे आपको इंटरेक्टिंग वे में बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, जैसे आप अपने आसपास की सराउंडिंग से कुछ चीज़ों को कनेक्ट करके आप उनको बता सकते हो। जैसे कि सपोज करो कि आपने एक टॉपिक प्रिपेयर किया फोटोसिंथेसिस, ठीक है, या फिर वो आपको सामने से एक टॉपिक दे रहे हैं फोटोसिंथेसिस, तो आप क्या करोगे, एक डायग्राम के थ्रू उसको बता सकते हो कि बहुत सारे पोर्स रहते हैं, सनलाइट का डायग्राम बना सकते हो, आसपास के सराउंडिंग का डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, अगर ये भी चीज मतलब इसको और क्लियर करने के लिए आप बाहर से या फिर अपने साथ में क्या एक पत्ता लेकर के जा सकते हो, उस पत्ते में छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं आप उसके थ्रू बता सकते हो, रेस्पिरेशन क्या होता है, बहुत सारी चीजें। जैसे प्लांट्स के पार्ट को, जैसे आप सपोज करो कि आपने एक टॉपिक चूज किया कि प्लांट्स के पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है 1 to 5 के बच्चों को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्या आप उसको लेक्चर से बताओगे कि एक लीफ होता है, एक स्टेम होता है, स्टेम ब्राउन ग्रीन कलर का होता है, रूट्स होता है, रूट्स ब्राउन कलर का होता है, वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स, इस तरीके से, तो वो बोर हो जाएंगे। वैसा नहीं बताना है आपको। क्या करना है,
है, आपके साथ एक छोटा-सा प्लांट लेकर के जाना है, उस प्लांट को डेमोंस्ट्रेट करते हुए बता रहा है, ये जो पार्ट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, मतलब ये रूट्स है, जो भी है जिस तरीके से ये लीफ है, लीफ का क्या काम होता है, ठीक है? रूट्स का क्या काम होता है, ये सॉइल को होल्ड करके रखता है, प्लांट्स को फिक्स करके रखता है। तो ये सारी चीज़ें आप उनको लेक्चर के जगह पे आप डेमोंस्ट्रेट करके बताओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि अगर आपने एसिड, बेस एंड सॉल्ट मतलब को सिलेक्ट किया है, तो वो आपको उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो इंडिकेटर्स है उसके बारे में कुछ बताओ, जो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में बताओ। आप घर घर के किस चीज़ से उसको कनेक्ट कर सकते हो, तो आप टर्मेरिक का यूज़ कर सकते हो, सोप का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? बाद में फिर क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए सबसे जब वो आपको डेमो देने के लिए बोलेंगे, तो मैंने आपको बोला था कि बोर्ड वगैरह को कैसे आपको अरेंज करना है, ठीक है? उसके साथ आप एक गलती को अवॉइड करना कि जब आप बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहे हो, कुछ डेमो दे रहे हो बोर्ड के थ्रू, तो आप ना मतलब बोर्ड को पूरा कवर मत कर लेना, ठीक है? जैसे कि मान लो ये मेरा बोर्ड है, तो बोर्ड के सामने ऐसे करके नहीं लिखना है कभी भी, ठीक है? जब भी आप इंटरव्यू दोगे, तो आप इस तरीके से लिखना कि आपका फेस जो है वो इंटरव्यूअर के सामने रहे और आपका बोर्ड जो है वो बच्चों को दिखे। दैट मीन्स कि आपके आपके बच्चे को बोर्ड भी देखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आपको आपके क्लासरूम को भी मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बाय चांस आप अगर ऐसे यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है? आप पीछे मतलब जैसे इंगेजिंग कर रहा है, जैसे आप मान लो लिख रहे हो, तो आप चुपचाप बस लिखते ही मत रहना, ठीक है? आप मतलब बच्चों को कुछ ऐसे टास्क दे के रखना, कुछ ऐसे सवाल, जैसे बच्चों बताओ आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में किसको-किसको पता है, तो बच्चे उधर से रिप्लाई करेंगे। मतलब इस तरीके से आप बच्चों को एंगेज करके रखना हमेशा, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चन जो है, जो इंटरव्यू मतलब पैनल में पूछा जाता है कि आप एक नॉइज़ी क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे, ठीक है? तो पेरेंट्स को कैसे हैंडल करोगे, कि कुछ पेरेंट्स का कंप्लेन होता है अपने बच्चों से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, तो आप उस पे कैसे वर्क करोगे? उसके बाद में फिर जैसे अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है लिखने में या समझने में, तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप बच्चों के लिए कौन-सा असेसमेंट का तरीका यूज़ करोगे बच्चे की पढ़ाई के लिए, कि आपने क्या पढ़ाया, तो किस तरीके से आप उसकी नॉलेज को मतलब टेस्ट करोगे? तो उन सब चीज़ से रिलेटेड क्या करना होगा, आपको तैयारी करके जाना होगा। तो ये ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ विल यू एंश्योर लर्निंग आउटकम? कैसे आप मतलब ये एंश्योर करते हो कि बच्चों को जो आपने पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा, ठीक है? तो इसके लिए आपको एक टर्म होता है असेसमेंट, ठीक है? तो आपको उसके बारे में पूरा थॉरो अच्छे से देख करके ही जाना कि कौन-कौन सा असेसमेंट होता है, क्या-क्या टूल्स होते हैं असेसमेंट के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में फिर कुछ क्वेश्चन एनईपी 2020 से रिलेटेड है, ठीक है? तो जैसे क्वेश्चंस था कि आप नॉइज़ी क्लासरूम को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो नॉइज़ी क्लासरूम को हैंडल करने का मतलब बच्चों को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको कुछ ऐसे क्रिएटिव मतलब वर्क्स में इन्वॉल्व कर दीजिए जिनमें कि उनका मन बहल जाए। जैसे कि आप पेंटिंग के लिए दे सकते हैं, आप कुछ मतलब स्किट प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जो आपको बुक में से ही बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ मिल जाती है जो आप बच्चों को दे सकते हैं, ताकि आपका क्लासरूम जो है वो उसमें इंगेज रहे और ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, ठीक है? तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। अगर बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप रेमेडियल टीचिंग का यूज़ कर सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग का मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग में भी क्या-क्या मेथड्स आता है वो सब भी आप देख लेना। उसके बाद में फिर इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि रैंडम क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले। कभी-कभी आप अगर मतलब लक थोड़ा साथ नहीं दिया या लक थोड़ा ऊपर-नीचे हुआ, तो वो खुद अपनी तरफ से भी कोई टॉपिक दे देंगे आपको मतलब डेमो टीचिंग के लिए। आप अब एक चीज़ आप देखो, पीआरटी वाले जो हैं उनके लिए क्या हो सकता है। तो पीआरटी में सारे ही सब्जेक्ट आता है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सारी ही चीज़ें आती हैं। तो पीआरटी के लिए 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक पोएम हिंदी और इंग्लिश विद एक्शन प्रिपेयर करके ही जाना है। 110% प्रिपेयर करना है, ठीक है? आपको कुछ अपोजिट वर्ड ध्यान में रख करके जाना है, ठीक है? हो सकता है कभी-कभी आपके हिंदी के मतलब वर्ड्स को चेक करने के लिए, शब्द को चेक करने के लिए कि आप सही लिख पा रहे हो या नहीं, वो आपको वर्ड का भी टेस्टिंग देते हैं। डिक्टेशन टाइप का होता है ना, वो आपको बोल देंगे। जैसे मेरे साथ हुआ था, मुझे बोला गया था हिंदी का कुछ वर्ड्स उन्होंने डिक्टेट किया था और मुझे बोला गया था वो बोर्ड पे लिखने के लिए, ठीक है? ये चीज़ें हुई। उसके बाद में फिर पोएम विद एक्शन तो मुझे बोला ही गया था। उसके बाद वो आपको सॉन्ग भी गाने के लिए दे सकते हैं। वो आपको मतलब कुछ डांस स्टेप्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद ट्रेन की टिकट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद कोई जो मैथ्स में कुछ कॉमन चैप्टर है, ये मैं पीआरटी के लिए बता रही हूँ। मैथ्स के जो कुछ कॉमन चैप्टर्स हैं, जैसे फ्रैक्शन हो गया, एचसीएफ, एलसीएम हो गया, परसेंटेज हो गए, तो ये आप बच्चों को किस तरीके से अपनी सराउंडिंग में से रिलेट करके बता सकते हो। तो आपको माइंड उस टाइम पे क्विक आपका माइंड काम करना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए भी आप क्या कर पाओगे, आप नेट पे सर्च कर लो कि क्या-क्या वे हो सकता है जो हम डेमो क्लास में मतलब इस चैप्टर को रिलेट करते हुए हम इंटरव्यूअर के सामने रख सकते हैं, ठीक है? जैसे परसेंटेज, तो परसेंटेज को हम किस तरीके से डेमो में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे कुछ नेचुरल मुझे एग्जांपल दो, तो वो आपको सारा कुछ एग्जांपल वो क्लियर करके दे देगा, ठीक है? तो ये सारा चीज़ आप एक बार गो थ्रू कर लेना। हो गई, जैसे मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर मतलब जो कमेंट उन्होंने डाला था किसी ने कि उनसे नाउन के बारे में पूछा गया, उनसे टीडब्ल्यूएयू के बारे में पूछा गया, ईवीएस का जो रीनेम हुआ है टीडब्ल्यूएयू, तो उसके बारे में पूछा गया, ठीक है? और उसके बाद फिर ट्रेन की टिकट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन बेसिक क्वेश्चन है जो आपको उस सब्जेक्ट को जब आप नेट पे जाओगे ना, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगा, तो अच्छे से पढ़ लेना। तो लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज़ यही है कि आप फुल कॉन्फिडेंस में अंदर एंटर करना, ठीक है? नर्वस बिल्कुल मत होना। आपकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है, ठीक है? आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। किसी भी केस में आपको आर्ग्यू नहीं करना है, ठीक है? आपको अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो ठीक है, आप उसका जवाब दो 1 से 2 लाइन में, ज़्यादा नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो सॉरी सर, आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दिस,
या आई विल श्योरली वर्क ऑन इट, ठीक है? इस तरीके से आपको बोल करके निकलना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इंटरव्यू पैनल के सामने आपको कैसे अपीयर करना है, क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी मेरे वीडियो में बता रखी है, ठीक है? तो आप अगर उन सारी टिप्स को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेते हो, उसके साथ-साथ एक प्यारा-सा छोटा-सा टिप्स है जो आपको एकदम माइंड में डाल के रखना है, वो ये चीज़ है कि आप एक टीचर हो, ठीक है? और आपके लिए टीचर के लिए एक उसका जो स्टूडेंट होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? टीचर के लिए उसका स्टूडेंट जो होता है, वो उसका सबसे कीमती दौलत होता है, ठीक है? तो आप जो भी चीज़ रिप्लाई करोगे, जो भी चीज़ आंसर करोगे, ठीक है? आइदर आप इस प्रोफ़ेशन को भी क्यों चूज़ कर रहे हो, अगर आपको उसका भी आंसर मतलब देना है, तो आप ये चीज़ माइंड में रखना कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, उनके फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए कर रहा हूँ, उनको एक अच्छा इंडिविजुअल, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि हमारी जो कंट्री है, वो एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो एक बोलते हैं ना कि मतलब एक अच्छी कंट्री, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम हमारे बच्चों को बना सके, ये आपका विज़न होना चाहिए, ठीक है? कि ये डेवलपमेंट कैसे होगा जब आप एक अच्छे टीचर बनोगे, ठीक है? तो आप कभी भी इंटरव्यू में मतलब अपीयर कर रहे हो, हमेशा माइंड में ये चीज़ रखना है कि मुझे जो भी जवाब देना है, वो बच्चों के फ़ेवर में देना है, ठीक है? बच्चों के फ़ेवर में देना है, बच्चों के हित में देना है। तो आपको जभी भी उनको सँभालना है, बहुत प्यार से, बहुत एंगेजिंग तरीके से सँभालना है। तो ये जो होगा आपका बिल्कुल प्लस पॉइंट होगा और ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल होने वाला है कि आप जभी भी कोई जवाब देना, आप बच्चे को सामने रख के जवाब देना, ठीक है? मतलब बच्चे से ऊपर कुछ है ही नहीं, जो भी है सब उनके लिए है और उन्हीं से है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना और बाकी मेरे टिप्स को फॉलो कर लेना जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है, सो विश यू ऑल द बेस्ट और मुझे आकर के ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या-क्या सवाल आपसे किया गया है और वो कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, ठीक है? तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।